अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 23 ऑफ अक्टूबर 2022। 23 अक्टूबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। आज का दिन है संडे, तो आज आपको एडिटोरियल सेक्शन न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगा। हालांकि न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल्स बहुत ही ज़बरदस्त आए हुए हैं। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स का ये मानना है कि संडे के न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट आई विल प्रूव यू टुडे कि संडे के न्यूज़पेपर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो के अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहें। और मैं आपको याद दिला दूं कि ये वीडियो बाइलिंगुअल होने वाला है। इट मीन्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द न्यूज़पेपर इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो। ओके, सो हिंदी वाले को भी समझ में आएगा और इंग्लिश वाले को भी समझ में आएगा। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। यहाँ पर चाइना से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है। शी जिनपिंग सेट टू बिगिन थर्ड टर्म इन कमांड ऑफ चाइना एज राइवल्स फोर्स्ड आउट। ओके, थर्ड टर्म का मतलब आप समझ लीजिए नवंबर 2012 से, ठीक है, नवंबर 2012 से कंटिन्यू 5 to 5 ईयर। ठीक है, 2012 से 5 साल, 2017 से 5 साल, 2022। ठीक है, 2022 नवंबर में क्या होने वाला है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर चूज किए जाएंगे न्यू प्रेसिडेंट। ठीक है, तो अब इनके सामने क्या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टेप लिया जा रहा है। देखिए, अभी मान लीजिए अभी करंट गवर्नमेंट कौन है, शी जिनपिंग। ठीक है, करंट गवर्नमेंट चाइना की रूलिंग पार्टी है। ठीक है, इनके सामने कोई भी खड़ा होगा ना तो उनके साथ ये यही करने वाले जो पिक्चर में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये कौन है, हिंग जिनताओ। ठीक है, हिंग जिनताओ जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं चाइना के। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शी जिनपिंग के सामने इनको पार्टी से बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की मीटिंग से इनको बाहर निकाला जा रहा है फोर्सफुली। आप यहाँ पर देख सकते हैं दो पीछे से डेलीगेट्स आए हुए हैं और इनको यहाँ पर बाहर निकाल रहे हैं। तो ये पर्सन आए हुए इनको यहाँ पर फोर्सफुली बाहर निकाल रहे हैं और ये हिंग जिनताओ ये इनको देख रहे हैं, शी जिनपिंग को इनको देख रहे हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पर ब्रूटल बिहेवियर सामने आया है किसका, चाइना प्रेसिडेंट का। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये क्लियर कट मैसेज सेंड करना चाहते हैं टू द वर्ल्ड दैट मेरे अगेंस्ट में जो खड़ा होगा उसके साथ हम यही करने वाले हैं, चाहे वो फोर्सफुली हो चाहे वो कुछ भी हो। वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ना केवल इनकी कंट्रीज में बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड में। ठीक है, चाइना का हमेशा से यही बिहेवियर रहा है अगेंस्ट द वर्ल्ड दैट अगर मेरे सामने अगर आप खड़े रहोगे, मेरे अगेंस्ट खड़े रहोगे, मेरे साथ रहोगे तो अच्छा है, मेरे अगेंस्ट रहोगे तो आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करना पड़ेगा इन द कमिंग फ्यूचर। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। ब्रीदिंग लाइफ इनटू अ डेड रिवर। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सुकापाइका रिवर के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है जो कि उड़ीसा में है। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 1950 के बाद इस रिवर को रोक दिया गया था। ओके, 1950 के बाद इस रिवर को रोक दिया गया था कैनाल प्रोजेक्ट के नाम पे। ठीक है, कैनाल प्रोजेक्ट के नाम पे। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको हेडलाइन पढ़ना है। सुकापाइका रिवर इन उड़ीसा stopped following in 1950s following a canal work. A water crisis made the villagers set up and think of rejuvenation. ठीक है, rejuvenation का मतलब होता है यहाँ पर वापस से जीवित करना। ठीक है, वापस से जीवित करने की बात की जा रही है। स्मॉल रिवर that stopped following 70 years ago इन उड़ीसा कटक डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कटक डिस्ट्रिक्ट में है ये। ओके, इज सेट टू बी रिजर्वनेट। ठीक है, तो यहाँ पर रिजर्वनेट करने की बात की जा रही है, फिर से उजागर करने की बात की जा रही है। ओके, द स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट्स राइवल प्लान फॉलोइंग द रिसेंट डायरेक्शन मेड बाय एनजीटी। ठीक है, आज हम एनजीटी के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बॉडी है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ये डायरेक्शंस प्रोवाइड करती है रिलेटेड टू नेचर। ठीक है, रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, उसके बारे में हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो इन्होंने रिसेंटली डायरेक्शन दिया है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, कि आप इसके रिवाइवल के ऊपर काम करें। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, सुकापाइका रिवर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम अनदर रिवर। ठीक है, तो ये किससे ऑरिजिनेट होता है, ये दूसरी रिवर से ऑरिजिनेट होता है। ठीक है, द महानदी। ठीक है, द महानदी रिवर से ऑरिजिनेट होता है जो कि कहां पर है, आयातपुर विलेज में। ओके, इट फ्लोड 27.5 किलोमीटर बिफोर मीटिंग द महानदी अगेन इन बनकाला। ठीक है, तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बनकाला में अब ये वापस जाके मिल जाता है महानदी में। ठीक है, 27.5 किलोमीटर ये लगभग फ्लो करता है इन दिस रीजन। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और 1950 में ये विलुप्त हो गया था। यहाँ पर बताया जाता है कि 1950s द स्टेट वाटर रिसोर्स इंजीनियर्स had their wisdom close the Sukapaiki river mouth enabling development of
टाला डंडा कैनाल सिस्टम। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो सुका पाइका रिवर है उसका माउथ मतलब उसका जो मुंह है जहाँ से वो उजागर होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए महानंदा से ये इमर्ज होकर निकला तो महानंदा के पास जाकर वहाँ ब्लॉकेज लगा दिए ताकि जो सुका पाइका रिवर है आगे ना बह पाए, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया कि एक टाला डंडा कैनाल सिस्टम यहाँ पर बनाया जाएगा जो कि एक मेजर कैनाल होगा ऑफ द स्टेट का, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द जो रिवर है वो क्या हो गया, ड्राई हो गया, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ द रिवर है वो ड्राई हो गया और आज के डेट में जो विलेजर्स है उनको पता चल रहा है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। ओके, सो अगेन इसकी रिवाइवल की बात की गई है, एनजीटी के द्वारा ये डायरेक्शन इशू किया गया है टू द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, होप यू गॉट क्लैरिटी ओवर देयर। Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman expected to visit Delhi in November. Again, it's very important. यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से ये मिलने वाले हैं। सऊदी अरेबिया के यहाँ पर जो प्रिंसेस है वो मिलेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से ऑन 14th of November, ठीक है। इस विजिट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। और ये साथ ही में जाएंगे, ठीक है। G20 जो समिट होने वाला है उसके साथ ही में ये जाने वाले हैं, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये इंडोनेशिया के लिए डिपार्ट कर जाएंगे, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। दैट ड्यूरिंग द मीटिंग मिस्टर सलमान एंड मोदी आर एक्सपेक्टेड टू एक्सचेंज व्यूज ऑन द प्रेजेंट एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियो ड्यू टू द रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियोज के बारे में बात किया जाएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस की जाएंगी रिलेटेड टू द वर्ल्ड, रिलेटेड टू द इकोनॉमिक, रिलेटेड टू द बायलैटरल रिलेशन बिटवीन द कंट्रीज। ओके, सो दोनों कंट्रीज के बीच में बायलैटरल रिलेशन इंप्रूव्ड हो तो इसके बारे में भी यहाँ पर बात किया जाएगा। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सऊदी क्राउन प्रिंसेस मोहम्मद बिन सलमान इज एक्सपेक्टेड टू विजिट इन दिल्ली इन नवंबर। ओके, सो दिल्ली में विजिट करेंगे और हमारे माननीय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये मिलेंगे और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कशन किया जाएगा। ओके, सो उस टाइम पे जब होगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे, बाकी और कुछ इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो यहाँ पर जो फायर जो वर्क्स है उसको यहाँ पर कर्व करने के लिए एजेंसीज पिन होप्स ऑन अवेयरनेस ड्राइव्स एंड वायलेशन पेनल्टीज, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है, ऑफकोर्स हम बहुत बार देखे हमने, ठीक है, बहुत सालों में हमने देखा भी है कि जब भी दिवाली आता है, ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं, क्रैकर्स का यूज करते हैं, फायर क्रैकर्स का यूज करते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा हो जाता है। इवन मैं आपको दिल्ली की कंडीशन बता दूं, दिल्ली में हार्श कंडीशन हो जाता है, हार्श कंडीशन हो जाता है। तो गवर्नमेंट के अभी से यहाँ पर डायरेक्शन इशू कर दिया गया, अभी से क्या कल के दिन ये दिवाली, ठीक है। तो 3-4 दिन पहले से डायरेक्शन इशू किए जा रहे हैं कि आप यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। पॉपुलेशन जो पॉल्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, ठीक है। तो यूज़ कीजिए तो कम कीजिए, ठीक है, यूज़ कीजिए तो कम कीजिए और नहीं तो ना के बराबर कीजिए, ना के बराबर कीजिए, शांति से दिवाली सेलिब्रेट कीजिए, ठीक है। ऐसे भी हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि फायर क्रैकर से ही दिवाली को सेलिब्रेट किया जाए। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए एक कमेटी का फॉर्मेशन किया जा रहा है। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको होप यू गॉट क्लैरिटी। ओके, और अगर कोई डाउट होता है देन प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछा कीजिए कि यहाँ पर मुझे डाउट है सर, आप बता सकते हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। तो मैं आपको उसी वक्त रिएक्ट करूंगा, ठीक है। आपको अगर डाउट होगा तो मैं आपको वहीं पर सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, न्यू स्पीसीज ऑफ जीनस एल्मानिया स्पोर्टेड। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जीनस एल्मेनिया का एक नया स्पीसीज रिपोर्ट किया गया है, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पलक्कड रीजन है वहां पर ये पाया गया है न्यू स्पीसीज ऑफ जीनियस एल्मेनिया, ठीक है। नेम्ड एल्मेनिया मल्टीफ्लोरा, द स्पीसीज इज क्वाइट स्पेशल फ्रॉम बोथ बोटानिकल और कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये जो स्पीसीज है ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बोटानिकल और कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द एनुअल हर्ब दैट ग्रोज टू हाइट ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर, ठीक है। लगभग इसकी हाइट कितनी हो जाती है, 60 सेंटीमीटर। एल्मेनिया मल्टीफ्लोरा इज द ओनली सेकेंड स्पीसीज ऑफ दिस जीनियस आइडेंटिफाइड सो फार एनीवेयर। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये एकमात्र जीनियस स्पीसीज है जो कि आइडेंटिफाइड होता है कहीं भी, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए, एल्मेनिया मल्टीफ्लोरा इज द ओनली सेकेंड स्पीसीज ऑफ दिस जीनस, ठीक है। इस जीनस का एकमात्र सेकेंड स्पीसीज है दैट आइडेंटिफाइड सो फार एनीवेयर, ठीक है, जो कहीं नहीं पाया जाता है। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। That is not all. The discovery has come 188 years after the genus and
फर्स्ट स्पीसीज वर डिस्क्राइब्ड बाय बोटानिस्ट, ठीक है। तो लगभग 188 साल के बाद ये दूसरा स्पीसीज जिसका पाया गया है, ठीक है। और पहले स्पीसीज एक्चुअली बोटानिस्ट के द्वारा ही निकाला गया था, और आई थिंक ये 1834 में ये हमें पहला स्पीसीज देखने को मिला था, एल्मीनिया और नोडीफ्लोरा के रूप में, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिलोन श्रीलंका में ये पाया गया था, ठीक है। ये 1834 में इसका पहला स्पीसीज देखने को मिला था इन द नेम ऑफ एल्मीनिया नोडीफ्लोरा, और दूसरा भी हमें देखने को मिला है कौन सा, एल्मीनिया क्या है, मल्टीफ्लोरा, ठीक है, एल्मीनिया मल्टीफ्लोरा। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और ये बोटानिकल और कंजर्वेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हर जगह नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये हर जगह नहीं मिलता है, ये इजिली आइडेंटिफाइड नहीं हो सकता है, ओके। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो यहाँ पर आज एडिटोरियल सेक्शन नहीं है, ओके। सो लेट्स मूव अहेड। इंफॉर्मेशन ऑन रोहिंग्याज डिटेंशन सेंटर इज सीक्रेट, होम मिनिस्ट्री अमित शाह, ओके। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन अगस्त हरदीप सिंह पुरी had said in a tweet that Rohingyas refugees will be shifted to small flats. However, Home Ministry denied it and said that the government considered them illegal migrants and will deport them to Myanmar. Again, it's very important. रोहिंग्यास के बारे में हम बहुत सारी न्यूज़ पढ़ते हैं, वो माइग्रेट होके आ जाते हैं, और आई थिंक 75,000 के आसपास रोहिंग्यास माइग्रेट होके आए थे इन 2017-18, ओके। उस टाइम पे मुझे ये न्यूज़ याद है, ओके। और जब रोहिंग्यास के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें चल रही थी, अगस्त में क्या हुआ, हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया था कि रोहिंग्यास को शिफ्ट किया जाएगा कहाँ पर, स्मॉल फ्लैट्स में। बट यहाँ पर होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये सारे स्टेटमेंट को डिनाई कर दिया गया, बोला गया कि ये जो रोहिंग्यास हैं इनको ये गवर्नमेंट इलीगल मानती है, ठीक है, इलीगल माइग्रेंट्स मानती है, और इनको वापस से म्यांमार में सेंड किया जाएगा, ठीक है। रोहिंग्यास के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रोहिंग्यास पीपल आर द स्टेटलेस इंडो आर्यंस एथिक, ठीक है, इंडो आर्यंस एथनिक ग्रुप्स who predominantly follow Islam, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा। जो रोहिंग्यास पीपल्स होते हैं वो स्टेटलेस होते हैं, इंडो आर्यंस एथिक्स ग्रुप्स के होते हैं, ओके, जो कि इस्लाम को फॉलो करते हैं, ठीक है, जो कि इस्लाम को फॉलो करते हैं। रिसाइड इन रखाइन स्टेट ऑफ म्यांमार, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसको बर्मा के नाम से पहले जाना जाता था, लिखिएगा। ये सारे पॉइंट्स ना छोड़िएगा मत, ओके, प्लीज़, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इसको छोड़िएगा मत, ठीक है। जो रोहिंग्यास पीपल्स होते हैं वो स्टेटलेस होते हैं, इंडो आर्यन एथिक्स ग्रुप्स के बिलोंग करते हैं, जो कि इस्लाम को फॉलो करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ रिसाइड करते हैं, रखाइन स्टेट म्यांमार में ये वहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो कि पहले वर्मा के नाम से जाना जाता था, ओके। बिफोर द रोहिंग्यास जेनोसाइड इन 2017, ठीक है, 2017 में जो रोहिंग्यास जेनोसाइड हमें देखने को मिला, उससे पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। व्हेन ओवर 7,40,000 फ्लेड टू बांग्लादेश, ठीक है, लगभग 7,40,000, ठीक है। और यहाँ पर बताया जाता है कि जो रोहिंग्यास की जो पॉपुलेशन है लगभग 1.4 मिलियन है, लगभग 14 लाख के आसपास है, और उसमें से 7,40,000 जो है वो भाग के कहाँ चले गए थे, बांग्लादेश चले गए थे। मैं तो 74,000 75,000 बता रहा था, गलत हो गया मैं वहाँ पर। 7,40,000 कहाँ भाग के चले गए थे, बांग्लादेश चले गए थे, ठीक है, बांग्लादेश चले गए थे। तो ऐसे ही ये जो रोहिंग्यास है ये भी हमारी कंट्रीज़ में आ जाते हैं, ठीक है, ये भी हमारी कंट्रीज़ में आ जाते हैं, और इसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे, अभी देखिए, मान लीजिए वो यहाँ से आते हैं, यहाँ पर आते हैं, ठीक है, यहाँ पर उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलता है, कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है, फिर यहाँ से शिफ्ट होकर कहीं और चले जाते हैं, इनका कोई एक ठिकाना नहीं होता है, ठीक है, इनका कोई एक ठिकाना नहीं होता है, वही यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है, ओके। नाउ यहाँ पर 2017 में ये यहाँ पर आए थे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर कट इन द न्यूज़पेपर दैट अराउंड 1200 रोहिंग्यास केम टू दिल्ली इन 2017, ठीक है, 2012 में आए थे, ठीक है, आफ्टर सेवरल वेव्स ऑफ वायलेंस इन म्यांमार, ठीक है। तो बहुत सारे वायलेंस की वजह से 2017 में भी उनका ट्रांसलोकेशन हुआ था, 17-18 में, ठीक है, फायर ब्रोकआउट हुआ जगत फाउंडेशन लैंड पे, ठीक है, दे सेटल इन जगत फाउंडेशन लैंड, बट आफ्टर अ फायर ब्रोकआउट इन देयर कैंप इन 2018 दे मूव टू द एडजेसेंट लैंड बिलोंग टू द उत्तर प्रदेश इरिगेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, वहां पर भी फायर ब्रोकआउट हुआ इन द कैंप इन 2021। उसके बाद वो जगत लैंड दैट फॉल इन दिल्ली, वहां पर ये आकर सेटल हो गए, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 2017 में भी ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली, उनके मूवमेंट 2012 से वो यहाँ पर आना स्टार्ट किए थे इंडिया में, ठीक है, इंडिया में दिल्ली में वो यहाँ पर आना स्टार्ट किए थे, ठीक है। यहाँ पर होम मिनिस्ट्री के द्वारा बताया गया
कि इनको वापस से म्यांमार डिपोर्ट करने की बात चल रही है। ओके, और रोहिंग्यास के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ये एक इंडो आर्यन एथिक्स ग्रुप्स के बिलोंग करते हैं और ये किसको, इस्लाम को फॉलो करते हैं। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। बखाइंड स्टेट ऑफ म्यांमार से ये बिलोंग करते हैं, वहाँ के रेसिडेंट्स हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। इसरोज, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैवीएस्ट रॉकेट विथ 36 सैटेलाइट ऑन बोर्ड लिफ्ट ऑफ। ओके, आज के दिन रात में जब आप सो रहे थे ना, तभी इस रॉकेट को लॉन्च किया गया विथ 36 सैटेलाइट्स। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अमेजिंग था ये। द हैवीएस्ट रॉकेट ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, द LVM-3M2 OneWeb India 1 with 36 satellite on broad took off from second launch pad of Satish Dhawan Space Center at Sriharikota at 12:07 AM ऑन संडे। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बोलता हूँ आज रात आप सो रहे थे 12 बजे के आसपास, कोई सोता है, कोई नहीं सोता है, कोई पढ़ता है, ठीक है, कोई बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी से इस सारी चीज़ों को नोटिस करता है, ठीक है। तो ये न्यूज़ में भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लाइव टेलीकास्टिंग इसकी चल रही थी, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। LVM-3M2 OneWeb India 1 with 36 सैटेलाइट्स, ठीक है। इसको सेकेंड लॉन्च पैड सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको 12 मतलब सुबह के टाइम पे मान लीजिए 12:07 पे इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। LVM-3M2 इज अ डेडिकेटेड कमर्शियल सैटेलाइट मिशन है, किसका, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का, ठीक है। ये क्या है, डेडिकेटेड कमर्शियल सैटेलाइट मिशन है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का, a central public sector enterprise under the Department of Space Service, ठीक है। It comes under the Department of Space, okay। With this launch, LVM-3 is making it entry into global commercial launch service market, ठीक है। तो इस लॉन्च से क्या हुआ, जो LVM-3 का जो लॉन्च हुआ, इससे क्या हुआ कि ये आप किस मार्केट में आ गए, ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च सर्विस मार्केट में आ गए। दिस मिशन इज बीइंग अंडरटेकन एज अ पार्ट ऑफ कमर्शियल अरेंजमेंट entered into between NSIL क्या है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, एंड नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड, जो कि एक यूके बेस्ड कंपनी है, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ से लॉन्च किया गया, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया आज के दिन, ओके। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक पहला ऐसा होगा कि हम ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च सर्विस मार्केट में हम एंट्री ले रहे हैं, ओके। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। टेक्निकल फेलियर की वजह से जो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जो चॉपर क्रैश हुआ था, वो बताया जा रहा है कि टेक्निकल फेलियर की वजह से ये क्रैश हुआ और इसमें लगभग 5 लोगों की जानी गई है, ओके। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट में हेलीकॉप्टर क्रैश बहुत ही ज़्यादा हमें न्यूज़ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट को कुछ यहाँ पर कमेटी बैठाने की ज़रूरत है, कुछ पैनल बैठाने की ज़रूरत है, ताकि इसके रिगार्डिंग काम किया जा सके, ओके। डिसीजंस टेकन इन पास्ट 8 years हेल्प इंडिया टाइड ओवर पैंडमिक, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो ये बोल रहे हैं। और ये एक्चुअली कहाँ बोला है इन्होंने लॉन्च करते हुए, किसको, रोजगार मेला को लॉन्च करते हुए सारी चीज़ों को नोटिफाई किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस रोजगार मेला फॉर 10 लाख यूनियन गवर्नमेंट जॉब्स and hand over the appointment letter to 75,000 candidates who will join 38 ministries and department. Prime Minister says similar event will be organized in other states, ठीक है। Again it's very important, यहाँ पर रोजगार मेला लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, बाई आर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। फॉर 10 लाख यूनियन गवर्नमेंट जॉब्स एंड हैंड ओवर द अपॉइंटमेंट टू द 75, ठीक है। एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बोला गया था कि हम 10 लाख यूनियन गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कराएंगे टू द एम्प्लॉय, ओके। और यहाँ पर 75,000 जो कैंडिडेट्स थे उनको यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया, एंड दे विल ऑल ज्वाइन 38 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो वो 38 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन करेंगे। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और ये कौन कौन सी होंगी, ये ग्रुप ए की सर्विस होंगी, ग्रुप बी की और ग्रुप सी, तीनों लेवल की इसमें सर्विस इंक्लूड की गई है इस डिपार्टमेंट में, ओके। एंड द पोस्ट टू विच अपॉइंटमेंट्स आर बीइंग मेड, जैसे मान लीजिए कि अपॉइंटमेंट दिया गया है तो कौन कौन सी पोस्ट पे दिया गया है, जैसे सेंट्रल आर्म फोर्स हो गया पर्सनल के, ठीक है, सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल हो गया, लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया, स्टेनियोग्राफर हो गया, ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, मल्टीटास्किंग स्टाफ हो गया। तो ये सारे पोस्ट पे यहाँ पर इनको रिक्रूटमेंट दिया गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है, और ये जून में अनाउंस किया गया था ना, 10 लाख वैकेंसीज इन द यूनियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये सारी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये एक
प्रयास किया गया। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। और इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस हमें ये जानना है कि ये सारी चीज़ें अभी चल रही है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था वो अभी इनके राह पे चल चुके हैं। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव अहेड, लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। एनजीटी स्टॉप्स कॉर्बेट टाइगर सफाई वर्क टिल पैनल सबमिट्स ट्री फेलिंग रिपोर्ट। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एनजीटी ने अगेन एक डायरेक्शन दिया है टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड कि आप जो कॉर्बेट टाइगर सफाई वर्क चल रहा था आपके जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, जो कि उत्तराखंड में है, उसका काम अभी आप रोकिए। जब तक रोकिएगा जब तक पैनल तब तक रोकिए जब तक पैनल सबमिट नहीं करती है ट्री फेलिंग रिपोर्ट्स को। ठीक है, ट्री फेलिंग रिपोर्ट्स को सबमिट जब तक नहीं करती है तब तक आपको कॉर्बेट टाइगर सफाई वर्क को आपको यहाँ पर रोकना है। नाउ हम यहाँ पर कुछ एनजीटी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं आपको बताया था कि एनजीटी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, द एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच एनेबल द क्रिएशन ऑफ अ स्पेशल ट्रिब्यूनल to handle the expeditious disposal of the cases pertaining to environmental issues। ठीक है, जो भी environmental issues से related cases होता है, एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये 2010 में आया था। पहली बात इसको लिख लीजिएगा। एनजीटी को 2010 में एक एक्ट के थ्रू, एक बिल के थ्रू इसको बनाया गया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। ठीक है, इसको एक्चुअली देखिए चैनल वाइज इसको पास करके एक्ट बनाया जाता है। ठीक है, पहले एक बिल इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में, उसके बाद इसको चैनल वाइज पास करके इसको एक्ट बनाया जाता है। ठीक है, ये तो आप सबको पता होगा। विच एनेबल द क्रिएशन ऑफ ए स्पेशल ट्रिब्यूनल टू हैंडल द एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ द केसेस पर्टेनिंग टू द इन्वायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं वो एनजीटी उसको हैंडल करता है। इट ड्रॉज inspiration from India's constitutional provisions of Constitution of India's Part 3, Article 21, protection of life and personal liberty, which assured the citizen of India that right to healthy environment। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर 21 आर्टिकल से याद दिलाता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, विच अस्योर्ड द सिटीजन्स ऑफ इंडिया द राइट्स ऑफ हेल्दी इन्वायरमेंट। ठीक है, नाउ अब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? आप बोलेंगे कि ये फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? ड्यूरिंग द समिट ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन 1992 जून। ठीक है, 1992 में जून में क्या हुआ कि एक समिट हुआ किसका? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इंडिया वोट द पार्टिसिपेशन स्टेट्स to provide judicial and administrative remedies to victims of pollutant and other environmental damage। Again it's very important। यहाँ पर 1992 में क्या हुआ कि एक यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुआ था किसका? इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट का। ठीक है, तो इंडिया ने यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाया, यहाँ पर बोला कि इट विल प्रोवाइड जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज टू द विक्टिम टू द पॉल्यूटेंट अदर इन्वायरमेंटल डैमेज। ठीक है, there lie many reasons behind the setting up of this tribunal। After India's move with carbon credits, such tribunal may plays a vital role ensuring the control of emission। ठीक है, maintaining the desired level। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका? एनजीटी का। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा एमिशन को कंट्रोल करने में काम करते हैं। ठीक है, और जो डिजायर्ड लेवल है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया इज द थर्ड कंट्री फॉलोइंग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड टू हैव सच टाइप ऑफ सिस्टम। दिल्ली जो डीपीसीसी है, इट कम्स अंडर द एक्ट ऑफ एनजीटी। ठीक है, डीपीसीसी इट मींस दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी। ये किसके अंदर आता है? ये एक्ट ऑफ एनजीटी के अंदर में ही आता है। ठीक है, और इंडिया इज द थर्ड कंट्री फॉलोइंग ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आफ्टर हैविंग सच टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक है, सो ये एनजीटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट रखना है, अगर हमारे इन्वायरमेंट को सेफ और सुरक्षित रहना है, तो एनजीटी निर्माण करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कुछ भी अगर रिलेटेड टू इन्वायरमेंट अगर हानि पहुंचता है इन्वायरमेंट को, तो ये तुरंत यहाँ पर एक्शन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही हुआ है। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहाँ पर इलीगली ट्री को कट किया गया। बताया जाता है रिपोर्ट में कि 5 से 6 हज़ार ट्री को कट किया गया, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर एनजीटी ने एक्शन लिया था। ठीक है, एनजीटी ने अभी मना कर दिया है कि आप कॉर्बेट जो टाइगर सफाई वर्क चल रहा था आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, तो उसको आप अभी रोक दीजिए। जब तक रोके रहिएगा जब तक आप यहाँ पर ट्री फेलिंग रिपोर्ट्स आपको सबमिट नहीं कर देते आप। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। जॉनसन रिटर्न्स टू द यूके टू ज्वाइन द फ्रेज एज सुनाक क्वालिफाई फॉर पीएम रेस। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबको मैंने पहले ही बता दिया कि यूके की जो करंट गवर्नमेंट है, अभी आप सबको पता है लीज ट्रस्ट है वो, ओके, उन्होंने अपना रिजिग्नेशन दे दिया है। रिजिग्नेशन देने के बाद ऋषि सुनाक को क्वालिफाई कर दिया गया पीएम रेस के लिए। और ये न्यूज़ सुनते ही जो जॉनसन है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और बोरिस जॉनसन है,
वो वापस आ चुके हैं यूके में, ठीक है, अपनी हॉलीडे मनाकर वापस आ चुके हैं। और एक यहाँ पर कमबैक देखना चाहते हैं वो, ठीक है, वो चाहते हैं कि वापस से अब यहाँ पर उन्होंने अपनी गद्दी को संभालें और एक कंट्री को एक सही दिशा पे लेकर चलें, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें पहले ही बता दिया था कि वो अब वो बन गई है सबसे जो लिस्ट ट्रस्ट है ना, वो उन्होंने आफ्टर टेकिंग द ऑफिस, ठीक है, लगभग 45 दिन में, ठीक है, 45 दिन में उन्होंने अपना ऑफिस को रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। तो ये शॉर्टेस्ट टर्म था, ये सबसे शॉर्टेस्ट टर्म था, ठीक है, जो यूके का था, ब्रिटेन का सबसे शॉर्टेस्ट टर्म था। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, वाई इज पाकिस्तान ऑफ FATF ग्रे लिस्ट, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी डिस्कशन इसके बारे में आपको कल भी लगभग सारी चीज़ें बता दिया था, ठीक है, कल भी आपको सारी चीज़ें इसके बारे में बता दिया था। FATF के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आज बता देता हूँ। पाकिस्तान को आपको बता रहे हैं पाकिस्तान क्यों निकाला गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्शन थे, जो भी यहाँ पर मैंडेट्स थे किसके, FATF के, वो यहाँ पर पाकिस्तान उसको मीट कर लिया और यहाँ पर वो ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में आपको मैं उतना कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि कल का वीडियो मैंने बहुत ही एक्सप्लेन में इसको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था। आज भी मैं आपको ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं बताऊंगा, बहुत कुछ इसमें आज भी बताने वाला हूँ, ठीक है। ऑन फ्राइडे द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि ग्लोबल वॉचडॉग है, जो कि काम करता है किसके रिगार्डिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल टेररिज्म के रिगार्डिंग। अब ये फाइनेंशियल टेररिज्म है ना, ये शुरू में ही इसको ऐड नहीं किया गया था, मैंने आपको कल बताया था। 2001 में इसके मैंडेट्स को चेंज किया गया और इसमें फाइनेंशियल टेररिज्म को इंक्लूड किया गया, ठीक है। सो ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और कॉम्बैक्टिंग फाइनेंशियल टेररिज्म के रिगार्डिंग काम करता है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। AML और CFT, ओके, अनाउंस्ड इट would take off Pakistan, ठीक है, तो it would take Pakistan off into grey list of countries under enhanced monitoring and welcome what it called Pakistan significant progress इन इम्प्रूविंग लीगल एंड गवर्नमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर पाकिस्तान, यहाँ पर जो FATF के जो मैंडेट्स होते हैं ना, ठीक है, जो मैंडेट्स होते हैं वो यहाँ पाकिस्तान ने मीट किया और यहाँ पर उन्होंने डिसीजन लिया कि पाकिस्तान को हम ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल रहे हैं उनकी प्रोग्रेस को देखते हुए, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 2018 में पाकिस्तान को पुट किया गया था, इसमें FATF की ग्रे लिस्ट में पुट किया गया था और 4 साल के बाद ये डिसीजन लिया गया। तो यहाँ पर पाकिस्तान में सेलिब्रेशन चल रहा है। ऑफकोर्स अब इस डिसीजन के बाद क्या होगा कि देखिए, जो कंट्रीज होती है ना, जो FATF की लिस्ट में आ जाती है, तो वो कंट्री क्या कर सकती है, वो कंट्री ना ग्लोबली फंड नहीं ले सकती है, ग्लोबली लोन नहीं ले सकती है फ्रॉम फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन लाइक IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ADB हो गया। तो इन सारे जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है इनसे वो लोन नहीं ले पाती हैं, ठीक है। तो अब ये जो पाकिस्तान है, यहाँ से अब ये रिलीज हो गया है, अब ये क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि IMF से, वर्ल्ड बैंक से, ADB से कोशिश करेंगे कि ये लोन ले। क्यों? क्योंकि इनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है ड्यू टू फ्लड, ठीक है। लगभग 16 से 20 बिलियन डॉलर के आसपास इनको लॉस हुआ है, ठीक है। इकोनॉमिक लगभग इतना लॉस तो हुआ ही हुआ है, ठीक है। और कंट्री लगभग 50 साल पीछे चला गया, ठीक है। कंट्री लगभग 50 साल पीछे चला गया है, ओके। तो आप देख सकते हैं हैवी लॉसेस हुए पाकिस्तान को, ठीक है। उसके बाद भी यहाँ पर एक ग्रेट एफर्ट लगाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहनाज ये उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के द्वारा, ओके। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। FATF के बारे में मैंने आपको कल बताया था, आज भी बता देता हूँ। ये 39 मेंबर बॉडी है इसमें, जिसका फॉर्मेशन 1989 में हुआ था बाय द इनिशिएटिव ऑफ G7, ठीक है। तो G7 के इनिशिएटिव से FATF का फॉर्मेशन हुआ था, ओके। और आज की डेट में 37 कंट्रीज और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन कमीशन, द यूरोपियन यूनियन एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। अगेन दो इसके बहुत इंपॉर्टेंट। इंडिया इसका ऑब्जर्वर स्टेटस था कब, इंडिया ज्वाइन विथ ऑब्जर्वर स्टेटस इन 2006, ठीक है। तो 2006 में ऑब्जर्वर स्टेटस के तौर पे इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था और बिकम द फुल मेंबर ऑफ FATF इन 2010, ठीक है। तो 2010 में फुल मेंबर बन गया किसका, FATF का, 2010 में, ओके। अकॉर्डिंग टू इट्स मिशन स्टेटमेंट, FATF मेंबर मीट्स रेगुलरली टू मॉनिटर वेरियस कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर इनके जो मेंबर्स होते हैं ये सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है, प्रॉब्लम्स को देखने के लिए, ये मॉनिटर करने के लिए ये हमेशा मिलते रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं, ये एक साल में 3 बार मिलते हैं, ठीक है। ये एक साल में 3 बार मिलते हैं और ये कौन कौन सा वो होता है महीना, फरवरी, जून और अक्टूबर, ठीक है। फरवरी, जून और अक्टूबर। तो अक्टूबर के टाइम पे मिले हैं, तो अक्टूबर के टाइम पे ये सारे डिसीजन आया हुआ है, ठीक है।
सो ये कंट्रीज में मिलते हैं और ये देखते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, क्या कुछ यहाँ पर कुछ गलत तो नहीं चल रहा है, ठीक है। अगर गलत चलेगा तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करेंगे, लिस्ट में पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। दो लिस्ट होता है इनका, एक होता है ग्रे लिस्ट, एक होता है ब्लैक लिस्ट, ठीक है। और अगर इनको कुछ लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रहा है तो वो उसी के अकॉर्डिंग वो मॉनिटर करने के लिए, वो सिचुएशन को देखने के लिए वो ग्रे लिस्ट में पब्लिश कर देते हैं, उसको ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं। और अगर उनको लगता है कि यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क ऑफ जुरिस्डिक्शन है तो वो उनके क्या करते हैं, उनको ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, ठीक है। तो ब्लैक लिस्ट में अभी आज के डेट में कौन है, आपको आज के डेट में हो सकता है कि आपको ईरान देखने को मिले, नॉर्थ कोरिया देखने को मिले और यहाँ पर आपको म्यांमार देखने को मिले, ठीक है। म्यांमार को कब यहाँ पर डाला गया था, म्यांमार को यहाँ पर डाला गया था ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में इसको शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। और ये क्यों किया गया था, क्योंकि मिलिट्री यहाँ पर, मिलिट्री जनता यहाँ पर देखने को मिला था, यहाँ पर मिलिट्री कू देखने को मिला था सिंस दे ओवरथ्रो द गवर्नमेंट इन अ को लास्ट ईयर, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और इसी की वजह से म्यांमार को यहाँ पर ग्रे लिस्ट से शिफ्ट करके ब्लैक लिस्ट में डाला गया था, ओके। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर तीन, आज की डेट में 3 कंट्रीज यहाँ पर ब्लैक लिस्ट में और 22 आई थिंक 22 कंट्रीज यहाँ पर ग्रे लिस्ट में, याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और अगला टर्न आने वाला है किसका, इंडिया का। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर लिख लीजिएगा, अगला टर्न आने वाला है इंडिया का। सो इंडिया इसके लिए प्रिपेयर्ड है पहले से ही, ठीक है, इसके लिए प्रिपेयर्ड है। 2023 में है, हमें अर्ली 2023 में हमें देखने को मिलेगा कि इंडिया का टर्न आने वाला है, FATF इंडिया में आने वाला है और देखेंगे, ये मनाते हैं कि एक होप स्मूथ प्रोसेस हो, ओके। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान ने बहुत सारे अब यहाँ पर जो टेररिस्ट है, ठीक है, टेररिज्म ग्रुप्स हैं, उनके रिगार्डिंग यहाँ पर इन्होंने एक्शन लिया है और इसी के रिगार्डिंग ये अपलॉड मिला है पाकिस्तान को, ओके। और होप कि इंडिया का रिस्पॉन्स भी आया है कि आप आने वाले टाइम में ऐसे ही काम करते रहें, ठीक है, एक क्रेडिबल, वेरीफिएबल और इरिवर्सिबल एक्शन लेते रहें अगेंस्ट टेररिज्म और टेररिस्ट फाइनेंसिंग emanating फ्रॉम टेररिस्ट अंडर इट्स कंट्रोल, ठीक है। तो इंडिया का भी रिस्पांस अच्छा है, इंडिया ने भी सपोर्ट किया है कि आप पाकिस्तान को यहाँ ग्रे लिस्ट से पुट ऑफ कीजिए, ठीक है, आप टेक ऑफ कीजिए, ओके। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने जो एक्शन लिया अलकायदा, ठीक है, जैसे मोहम्मद, इन सारे ग्रुप्स के अगेन इन्होंने जो एक्शन लिया है वो बहुत ही ज़्यादा लाजमी तारीफ है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारे जितने जो टेररिस्ट थे, ठीक है, जो भी टेररिस्ट ग्रुप्स थे, हाफिज़ सैयद हो गए, ठीक है, जैसे मोहम्मद हो गए, ये सब इन्वॉल्व थे किसमें, 26/11 में, ठीक है, 26/11 हो गया, ठीक है, आपका मुंबई अटैक हो गया, ओके। ये सारे एक प्लेन हाईजैक किया गया था, ठीक है, प्लेन हाईजैक किया गया था 813 के नाम से, 814 के नाम पे, IC 813 हाईजैकिंग हुआ था, वो सारे अटैक्स और हाईजैकिंग में ये सारों का इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है। तो उनके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और वापस इनको अपलॉड दिया गया, ठीक है। तो जो एक्शन, मान लीजिए ना, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप करोगे वैसा ही पाओगे, ठीक है। तो जैसे आप मान लीजिए एक्शन नहीं ले रहे थे, अभी इनको ग्रे लिस्ट में डाला गया था, ठीक है, अगर अब भी ये एक्शन नहीं लेते ना तो अब इनको क्या करते हैं, ये टर्न करके ब्लैक लिस्ट में फेंक देते हैं, ठीक है। ब्लैक लिस्ट में फेंकने के बाद इनकी कंडीशन बद से बदतर हो जाती है, ओके। सो अभी पाकिस्तान सही जगह चल रहा है तो भाई सही जगह चलना, और आप इंडिया के साथ थोड़े रिलेशन इंप्रूव कर लो, फिर आपकी देखना क्या वैल्यूड होगी इन द वर्ल्ड मार्केट। ये अभी इंडिया की वैल्यू आप समझ नहीं रहे हो ना, समझ में आ जाएगा, ठीक है, वो बाद में पता चलेगा, अभी नहीं, okay. So hope you got clarity. Now move to the next important news. Why the users need to wait for 5G implementation? Again बहुत ही प्यारा आर्टिकल आया हुआ है, ठीक है, इसको भी आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। आर्टिकल ऑफ कोर्स आप पूरा तो नहीं लिख पाइएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसी को आप पूरा लिख पाइएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस द लॉन्च ऑफ नेक्स्ट जनरेशन 5G सर्विस इन इंडिया ऑन 1 अक्टूबर, ठीक है। तो 1 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये नेक्स्ट जनरेशन 5G का लॉन्चिंग किया गया था। However, nearly 3 weeks after Modi announcement, ठीक है, 5G service in India, the majority of mobile phones users who have a 5G enabled handset are in cities where the service has been launched may need to wait till December to enjoy high speed internet. Again बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बात लिखिएगा, ये आप यहाँ से यहाँ तक फैक्ट लिख लीजिए, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप फैक्ट को लिख लीजिए, ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 अक्टूबर को हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5G जो था उसका लॉन्च हुआ, ठीक है। उसके बाद लगभग 3 वीक हो चुके हैं, ठीक है, लगभग 3 वीक हो चुके हैं ये लॉन्चिंग के बाद। अभी भी जिस यूजर के पास 5G फोन है, ठीक है, जिस यूजर के पास 5G हैंडसेट है, वो भी एनेबल्ड नहीं है, ठीक है, वो भी हाई स्पीड डाटा नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। ये बोला जा रहा है कि लगभग उनको दिसंबर तक वेट करना पड़ेगा टू एनेबल टू एंजॉय हाई स्पीड इंटरनेट। विच ऑपरेटर हैव लॉन्च्ड 5G एंड इन विच सिटीज? अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऑपरेटर्स लॉन्च कर रहे हैं, ये भी तो पता होना चाहिए ना। पता चला कि कोई आप बोलेंगे कि आने वाले टाइम में
ठीक है। कुछ और बता देंगे, ठीक है, कुछ और बता देंगे, आइडिया लॉन्च कर रहा है, ठीक है, आइडिया बोल देंगे कि 5G का रोल आउट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आज के डेट में अभी दो ही है, आज के डेट में अभी दो ही है, भारती एयरटेल और रिलायंस जियो, जो कि 5G सर्विस ऑफर कर रहे हैं इन लिमिटेड सिटीज़, ठीक है। ऐसा नहीं है कि होल थ्रू आउट द कंट्री हो रहा है, ये लिमिटेड सिटीज़ में किया जा रहा है और इसको 2023-24 तक इसको थ्रू आउट द कंट्रीज किया जाएगा, ठीक है। तो करेंटली दो ऑपरेटर हैं, भारती एयरटेल और रिलायंस जियो, जो कि ऑफर कर रहे हैं 5G सर्विस। ऑफ कोर्स वोडाफोन ने किया है, बट अभी वोडाफोन का अभी बोला जा रहा है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो रोल आउट करेंगे सून, बहुत ही जल्दी वो रोल आउट करेंगे, ठीक है। बट अभी यहाँ पर करेंटली दो ही है, भारती एयरटेल और रिलायंस जियो, ठीक है। वाइल भारती एयरटेल हैज अनाउंस्ड कमर्शियल रोल आउट ऑफ दीज सर्विस इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, सिलीगुड़ी एंड नागपुर, वाराणसी। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर लिख लीजिएगा कि भारती एयरटेल है, उन्होंने कहाँ कहाँ ये रोल आउट करने की बात की गई है सर्विस को, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, सिलीगुड़ी एंड नागपुर एंड वाराणसी में, ठीक है। उन्हीं का राइवल्स कौन, रिलायंस जियो। अब वो भी कुछ ना कुछ तो करेंगे ना भाई, अब ये इतने सारे शहर में कर रहे हैं तो वो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और वाराणसी में अपनी सर्विस को प्रोवाइड करेंगे, ओके। हाउएवर इवन इन दीज सिटीज द नेटवर्क इज नॉट यूनिफॉर्मली अवेलेबल, ठीक है। तो इन सारी सिटीज में, ठीक है, 5G सर्विस होने के बाद भी इनको 5G सर्विस है वो नहीं मिल रहा है, उनको हाई स्पीड डाटा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इनके कुछ इश्यूज यहाँ पर हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन दिल्ली, इन चेन्नई, भारतीय एयरटेल सर्विस आर करेंटली अवेलेबल ओनली इन सिलेक्टेड एरियाज, ठीक है। तो कुछ जैसे कि सिलेक्टेड एरियाज हैं वहीं पर यहाँ पर जो 5G सर्विस है वो इनेबल किया गया है, ठीक है। वहीं यहाँ पर 5G सर्विस अवेलेबल है, ठीक है, दिल्ली और चेन्नई में, ठीक है, कुछ सिलेक्टेड एरियाज है। वाइल भारतीय एयरटेल हैज़ कमिटेड टू इंट्रोड्यूस 5G सर्विस इन द इंटायर कंट्री बाई 2040, ठीक है, 2040 बोल रहा हूँ, 2024, ठीक है। तो मार्च 2024 तक हमें ये भारतीय एयरटेल ने कमिट किया है, ठीक है, भारतीय एयरटेल ने कमिटमेंट किया है कि वो 5G सर्विस का इंट्रोड्यूस करेंगे इंटायर कंट्री में 2024 मार्च तक, ठीक है। वहीं पर रिलायंस जियो ने भी प्रॉमिस कर दिया भाई कि वो 5G सर्विस को डिलीवर करेंगे टू एवरी टाउन, एवरी तालुका एंड एवरी तहसील ऑफ आवर कंट्री बाय दिसंबर 2023, ठीक है। दोनों में बहुत ही ज़्यादा हाईली अमाउंट ऑफ टक्कर का होता है मामला, ठीक है। आप आज के डेट में दो ही ज़्यादा आप सिम यूज़ करते होंगे आज के डेट में, ठीक है। एक या तो एयरटेल के यूज़र ज़्यादा होंगे या तो आप यहाँ पर जो जियो रिलायंस के जियो के जो यूज़र हैं वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा टक्कर चलता है। जब भारतीय एयरटेल ने अनाउंस किया कि हम 5G सर्विस को इंटायर कंट्री में मार्च 2024 तक करेंगे, तो रिलायंस जियो ने भी प्रॉमिस कर दिया कि भैया हम भी डिलीवर करेंगे टू एवरी टाउन, टू एवरी तालुका एंड एवरी तहसील ऑफ आवर कंट्री बाई दिसंबर 2023। तो हमसे हम पहले करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये एक होना चाहिए, ठीक है, ये एक होना चाहिए आपको। एक इसमें क्या होता है ना, कंपटीशन की वजह से ना लोग काम करते हैं, ठीक है, लोग उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, इसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। ऑफ कोर्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि रिलायंस जियो अनाउंस की है प्लान टू इन्वेस्ट 2 लाख करोड़ इन द रोल आउट ऑफ नेशनल वाइड अलॉन्ग वाइड 5G बाय दिसंबर 2023, ठीक है। तो 2023 दिसंबर तक जब पूरे देश को, पूरी कंट्री को जब ये प्रोवाइड करेंगे तो लगभग इसमें इनका खर्चा कितना 2 लाख करोड़ के आसपास आएगा रोल आउट करने में, ओके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। और ऐसा नहीं है कि आप 4G का फ़ोन लेके 5G सिम से चलाइएगा, 5G का आप वो लीजिएगा सर्विस, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ओनली द यूज़र ऑफ 5G कैपेबल स्मार्टफोन विल बी एबल टू एक्सपीरियंस दिस सर्विस, ठीक है। तो आपका जो फ़ोन होना चाहिए वो 5G कैपेबल होना चाहिए। अगेन इट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा कि 4G फोन में आप 5G नहीं चला सकते हैं, ओके। सो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। करेंटली ऑफ द टोटल स्मार्टफोन बेस ऑफ अबाउट 600 मिलियन, ओनली अबाउट 50 to 60 मिलियन हैंडसेट आर एस्टिमेटेड टू बी 5G स्मार्टफोन, ठीक है। तो लगभग 600 मिलियन फ़ोन में से बोला जा रहा है कि 50 से 60 मिलियन जो हैंडसेट्स है वही 5G है, ठीक है। वो एस्टिमेटेड किया जा रहा है कि वो 5G स्मार्टफोन है, ठीक है। इवन दो द फर्स्ट 5G स्मार्टफोन वॉज अनवील्ड इन द कंट्री 2 years ago in 2020, ठीक है। तो 2020 में 5G का पहला स्मार्टफोन को अनवील किया गया था कंट्री में, ठीक है, 2 साल पहले, ठीक है, 2020 में, ठीक है। हाउएवर इवन यूजर ऑफ दीज 50 to 60 मिलियन फोन्स हैव बीन हैविंग ट्रबल लैक्टिंग ऑन इट 5G सर्विस, ठीक है। मान लीजिए जो यूजर्स है ना 50 से 60 मिलियन जिनके पास 5G फ़ोन है, वो जो यूजर यूज़ कर रहे हैं 5G सर्विस को, उनको ही सही से डाटा नहीं मिल रहा है। तो जो नहीं यूज़ कर रहे हैं उनको कहाँ से मिलेगा, ठीक है, जो नहीं यूज़ कर रहे हैं उनको कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है, इनके ऊपर काम कर रहे हैं अभी भी, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि दिसंबर इस साल के दिसंबर तक हो सकता है कि आपको जो 5G की जो सर्विस है, हाई स्पीड जो इंटरनेट सर्विस है, वो आपको इस साल के दिसंबर तक आपको देखने को मिले, ठीक है। अगेन इट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके।
सो जिनको मिल रहा है वो ले नहीं पा रहे हैं अच्छे से सर्विस को, ठीक है, उनको दिया नहीं जा रहा है, ठीक है। जैसे कि जो 50 से 60 मिलियन फ़ोन्स है ना, ठीक है, उनके पास तो 5G एनेबल्स है, 5G एनेबल्स स्मार्टफोन है, लेकिन वो सर्विस नहीं ले पा रहे हैं। ऑफकोर्स 4G टाइप की सर्विस मिल रही है और ये सारी चीज़ों पर काम किया जा रहा है इन दोनों के द्वारा। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, OTA के ऊपर काम करेंगे ऐसा बताया जा रहा है, ओवर द एयर के ऊपर काम करने की बात चल रही है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो दैट्स सेट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।